आज नासिर को आने में काफ़ी देर हो गई थी। रात के 8 बजे थे, जबकि वो 6 बजे ही घर आ जाते थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो नासिर बिना सलाम दुआ किए गुस्से में घर में दाखिल हुए। उनके तेवर देखकर मैं समझ गई कि ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है कि वो शदीद गुस्से में हैं। उनका रुख शिज़ा बेटी के कमरे की तरफ था। वहाँ जाकर वो शिज़ा को ना पाकर और मुश्तइल हो गए। वो मुझ पर चिल्लाने लगे कि शिज़ा रात के इस वक्त कहाँ गई, क्या हो गया है नासिर, यहीं कहीं होगी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। तब वो छत के कमरे की तरफ गए। वहाँ जाकर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। इतने में शिज़ा बाथरूम से निकल आई। शिज़ा को देखकर नासिर का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुँच गया। ये उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गए जो घर की अगली तरफ बना हुआ था। शिज़ा चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी, मगर नासिर बहुत गुस्से में थे। इन्होंने अपनी बेटी को बेदर्दी से कमरे में फेंका और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यही नहीं, दरवाजे पर ताला भी लगा दिया। शिज़ा की चीखें पड़ोस तक जा रही थीं। मुझे शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कहा, नासिर, ये आप क्या कर रहे हैं? जवान बेटी को कमरे में बंद करके आपको कौन सा सुकून मिल जाएगा? तुम चुप रहो, जिस बात की समझ न हो उसमें नहीं बोलते। नासिर अभी भी गुस्से में थे। खबरदार, अगर आइंदा तुमने इसे घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी, अब ये इसी कमरे में कैद रहेगी, ना बाहर जाएगी और न इससे कोई मिलेगा। नासिर के तेवर देखकर मैं भी सहम गई। मुझे तो शक हो रहा था कि शिज़ा नासिर की सगी बेटी है भी या नहीं। दरअसल मैं शिज़ा की सौतेली माँ हूँ और उसके बाप ने मुझसे दूसरी शादी की थी। शिज़ा की पहली माँ मर चुकी थी, जबकि वो अपनी माँ को याद करके रोया करती। मैंने उसे प्यार मोहब्बत देने की बहुत कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मुझसे घुल मिल नहीं सकी। बहरहाल वो मुझसे छोटी थी, मेरा उससे क्या मुकाबला। उसे कमरे में बंद देखकर मेरा दम घुटता। मैंने नासिर की बहुत मिन्नत की कि वो उसे कमरे से निकाल दें, मगर इन्होंने मेरी एक बात न मानी। उस दिन शिज़ा अपने कमरे में चिल्ला रही थी। मैं उसे खाना देने गई तो उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। अम्मी जी, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल दें। बाबा से पूछें, मेरा कसूर तो बता दें, मैंने क्या किया है कि इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया? क्या मैं अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल सकती? वो मेरे पाँव में पड़ी रो रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया। बिन माँ के औलाद भी ज़माने के हाथों कितना रुसवा होती है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बेटी? तुम जानती हो नासिर का गुस्सा कितना सख्त है। वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की। कमरे में बंद में शिज़ा से बातें कर ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। मैं फ़ोन की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा खुला रह गया। शिज़ा शायद कमरे से बाहर निकल गई होगी। मैं फ़ोन पर बातें करने लगी। मेरी नंद की कॉल थी। कहने लगी, हमने अहमद का रिश्ता तय कर दिया है। लड़की वालों को जल्दी है, अगले ही महीने हम उसकी शादी कर रहे हैं। तुम लोगों ने लाजमी शिरकत करना है। नंद की तरफ से अहमद की शादी की खुशखबरी सुनकर मैं सोचने लगी कि शिज़ा को अपने साथ शादी पर ले जाऊंगी। यकीनन उसके बाबा इतने करीबी घर की शादी में उसे जाने से नहीं रोकेंगे। तभी मेरी तवज्जो शिज़ा के कमरे की तरफ गई। देखा तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं भागती हुई इसके कमरे में गई तो देखा वो फर्श पर औंधी पड़ी रो रही थी, जबकि उसके हाथ में छोटा सा कागज़ का तुड़ा मुड़ा टुकड़ा भी था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से उठाया, मगर शिज़ा अपने कमरे से निकलने को तैयार न हुई। बिलाखिर मजबूर होकर मैंने उसके कमरे को ताला लगा दिया। रात को नासिर आए। शिज़ा का पूछा तो मैंने बता दिया कि उसका दम घबरा रहा था, इसलिए उसे उसके कमरे में बंद कर दिया है। बोले, ये वहाँ से निकलने ना पाए, बाहर की खिड़की को भी ताला लगा दो। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बेटी के बारे में कोई बात करे। बेहतर होगा कि तुम इसे संभालो, वरना मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। अपने शौहर की बात का मान भी रखना था और अपनी बेटी को जुल्म से भी बचाना था। मैंने हामी भर ली, मगर अगले ही हफ्ते अहमद की शादी थी।
میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ اگر ہم شزا کو شادی میں بھی نہیں لے کر جائیں گے تو لوگ ہم سے 100 طرح کے سوالات کریں گے، خواہ بدنامی ہماری ہی ہوگی، سو بہتر ہے کہ آپ شزا کو شادی میں شرکت کرنے دیں، اگر اسے روکیں گے تو مسئلہ خواہ ہمیں ہی ہوگا۔ وہ بولے صحیح بات ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ شزا کہیں جانے نہ پائے، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ناصر کے تیور ابھی بھی بڑے سخت تھے، مگر انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ آخر شزا بیٹی کا قصور کیا تھا جو انہوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ خیر میں اور شزا بڑی بے صبری سے اگلے ہفتے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلا ہفتہ کون سا دور تھا، ہم لوگوں نے جمعرات کی شام ہی جانا تھا۔ احمد کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ ناصر کی اجازت سے میں اور شزا بھی چلے گئے۔ شزا نے بتایا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے اپنی نگرانی میں اس کی سہیلیوں سے ملوایا، مگر وہ بے تابی سے کسی اور کا انتظار کر رہی تھی، کبھی نظریں ادھر گھماتی تو کبھی ادھر۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی سے کوئی بات کہنا چاہتی ہے، مگر میری موجودگی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بہرحال 2 دن عافیت سے گزر گئے۔ تیسرے دن بارات نے لڑکی والوں کے گھر جانا تھا۔ تقریباً شام کے 7 بجے تھے۔ سب لوگ بارات کے لیے نکل رہے تھے۔ ہم لوگ بھی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے کہ میں نے دیکھا شزا چپکے سے لوگ گئی۔ ایسے میں اگر شزا کو بلاتی یا پھر اس کے پیچھے جاتی، اسے منع کرتی اور وہ بگڑ جاتی تو میرے لیے ہی مشکل پیدا ہوتی۔ تب میں بھی چپکے سے ہجوم سے نکل آئی۔ میری نظر اب اپنی بیٹی شزا پر ہی تھی۔ وہ سڑک کے اس پار چلی گئی۔ رات کے اندھیرے میں نہ جانے وہ کس سے ملنے کیا بات کرنے جا رہی تھی، مگر پیار محبت کا قصہ نہیں تھا، اتنا تو میں ضرور جانتی تھی، کیونکہ جس حساب سے وہ پریشان ہوتی اور روتی، اس بات سے لگتا تھا کہ وہ کسی سے خوفزدہ ہے یا مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے۔ خیر میں شزا کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس نے سڑک پار کی اور دائیں بائیں دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی کھوج لگانا چاہتی تھی کہ آخر شزا کہاں جاتی ہے۔ تھوڑا آگے چل کر وہ ایک PCO میں داخل ہوئی۔ وہاں سے اس نے کسی کو فون کیا اور پھر PCO کے باہر ٹھہر کر انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی شزا شان بے نیازی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت دیر کر دی۔ میں گاڑی کے پیچھے بھاگی، اسے آوازیں دیں، مگر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ مجھے شدید دکھ اور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اور اپنے شوہر کا ڈر بھی تھا کہ اگر شزا اس وقت رات کے کہیں گم ہو گئی تو میری خیر نہیں۔ اتفاق سے وہاں سے اسی وقت ایک ٹیکسی گزری۔ میں نے ٹیکسی کو روک لیا اور اسے اس گاڑی کے پیچھے چلنے کا کہا۔ ٹیکسی والے نے ایسا ہی کیا۔ سامنے والی کار چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کار چلتے چلتے ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئی جہاں پر شریف لوگ نہیں جاتے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری بیٹی یعنی کہ ناصر کی بیٹی اس قدر گھٹیا کام بھی کر سکتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس بازار آئے جہاں پر شریف جانا تو دور، وہاں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، مگر میں مجبور تھی کہ میری بیٹی وہاں جا رہی تھی۔ ٹیکسی والا بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ کون سا علاقہ تھا۔ آس پاس سے آتی موسیقی کی آوازیں اور ہر دروازے میں کھڑی ایک خوبرو حسینہ جس کے کپڑے نیم عریاں ہوتے، یہ دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ علاقہ کون سا ہے۔ ٹیکسی والا اب کچھ ہچکچا رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ بڑا عالی شان گھر تھا۔ اس کے آگے 2 سیکیورٹی گارڈ بھی تھے اور اس گھر کے سامنے کا ماحول بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ مجھے تھوڑا آگے اتار دو۔ کہنے لگا بی بی جی، یہ محلہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ شریف گھرانے کی عورت لگتی ہیں، میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہاں مت جائیں ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے یہاں آئی ہیں یا پھر اس آدمی کے لیے، لیکن جب یہ یہاں سے نکلیں گے تو تب آپ ان سے بات کر لیجئے گا، اندر جانا صحیح نہیں ہوگا۔ ڈرائیور کی بات صحیح تھی، میں ایسے ماحول میں کبھی نہیں گئی تھی، سو باہر رک کر ہی شزا کا انتظار کرنے لگی، مگر بنگلے کے سامنے کھڑے 2 سیکیورٹی گارڈ نے ہمیں دیکھ لیا اور ہماری گاڑی کے پاس آ کر ہمیں یہاں سے جانے کا کہنے لگے۔ تب ڈرائیور نے گارڈ سے بچنے کے لیے چندہ بائی نامی کسی عورت کا نام لیا۔ گارڈ سے کہا کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تب گارڈز کی نظر مجھ پر گئی۔
मगर इन लोगों ने मुझे कुछ न कहा। बहरहाल हम लोग वहाँ कितनी देर रह सकते थे। 1 घंटा गुजर गया। जब शिजा बाहर न आई तो मेरे हाथ पाँव फूलने लगे। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे जाकर वहाँ पता करना चाहिए कि मेरी बेटी शिजा कहाँ गई। बोला ये लोग बहुत सख्त हैं, एक बार जो यहाँ चला जाता है उसके लिए बाहर के रास्ते बंद हो जाते हैं। बेहतर है कि आप घर चली जाएं। ड्राइवर के मशवरे पर मैं वहाँ से वापस तो आ गई, मगर मेरे दिल की दुनिया लुट गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि नासिर से क्या कहूँगी कि शिजा कहाँ गई है। तब मैंने अपनी एक और रिश्तेदार खातून को राजदार बना लिया और उसे बताया कि शिजा उस जगह गई है जहाँ पर शरीफ जाना गवारा नहीं करते। शाहीन आंटी ने मुझे तसल्ली दी और बोली, ऐसे मामलों में लड़कियां लड़कों पर एतबार करती हैं जो उन्हें ठिकानों तक ले जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। लाज़िमन शिजा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, मगर अच्छी बात यह है कि तुम उस कोठे का पता जानती हो। अब हम उसे वहां से बाजियाब भी करवा सकते हैं और पुलिस की मदद से कार्रवाई भी कर सकते हैं। मगर मैं जानती थी कि शिजा किसी से प्यार नहीं करती, वरना वो मुझसे ज़रूर कहती अगर उसने किसी लड़के से शादी करना होती। अमूमन वो अपने बाप से हर बात कह दिया करती थी, मगर कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में था जिस पर ये बात ना करते थे। शिजा भी खामोश हो जाती और मेरे आने पर नासिर खुद भी खामोश हो जाते। के साथ जा चुके थे। रात के 10 बजे तक बारात वापस लौटी। दूल्हा दुल्हन के साथ मिलकर बच्चे रस्में करने लगे तो मैं और नासिर फारिग हो गए। नासिर बोले, अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। गाड़ी में बैठने लगे थे कि वो शिजा का पूछने लगे। मैं खामोश रही। बिलाखिर उन्हें सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से पागल हो गए। मुझे बुरा भला कहा और खूब गुस्सा किया, फिर सर पकड़कर बैठ गए। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। बहरहाल मैंने उन्हें मशवरा दिया कि हमें थाने चलना चाहिए, भले बदनामी हो लेकिन हमारी बेटी तो वापस आ जाएगी। शौहर बोले कि ऐसा करना सही नहीं होगा, मैं पहले खुद वहाँ जाऊँगा। लेकिन मसला ये था कि नासिर को उस जगह का नहीं पता था जो मैंने देखी थी। मगर मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब नासिर बोले कि मैं जानता हूँ बाज़ार हुस्न में वो कहाँ और किसके पास गई है और ये भी जानता हूँ कि क्यों गई है। इन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और ख़ुद शिजा को लेने चले गए। मैं उनकी की हुई बातों पर गौर करने लगी। मैं सोचने लगी कि आखिर बाज़ार हुस्न में ऐसा क्या है कि बेटी भी वहाँ जा बैठी और बाप को उसके ठिकाने का पता है। दिल में कई बार ख्याल आया कि शायद शिजा नासिर की सगी बेटी ना हो। रात के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर बातों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने देखा सामने शिजा और नासिर खड़े थे। उनके साथ एक अधेड़ उम्र औरत भी खड़ी थी जो तकरीबन 38-39 साल की होगी, मगर उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थीं। वो बहुत उदास और बीमार दिखाई दे रही थी। कुछ न समझते हुए मैंने इन लोगों को अंदर आने का कहा। नासिर अपने कमरे में चले गए, जबकि शिजा उस औरत के साथ दूसरे कमरे में गई। मैं उन दोनों की बातें सुनने उनके पीछे पीछे गई, जबकि ये दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रही थीं। लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानती हैं। मैंने इन लोगों को उस वक्त कुछ न कहा और ख़ुद भी सोने चली गई। नासिर मुझसे नाराज़ थे। इन्होंने मुझसे एक ज़रा भी कलाम न किया, खुद सो गए। सुबह उठे तो नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले गए, जबकि शिजा आकर नाश्ता बनाने लगी। वो किसी कदर जल्दी में लग रही थी। बोली, मुझे अभी नाश्ता बनाना है, ज़रा जल्दी कर दीजिए, उनकी हालत सही नहीं है। किनकी हालत सही नहीं है? आप जल्दी करें, ज़्यादा देर मत करें, ना बातें बनाएं। शिजा के लहजे में तलखी थी। मैंने जल्दी में उसे चाय बना कर दी। वो चाय लेकर किचन से चली गई, फिर भागती हुई आई, पानी का गिलास भी ले गई। उसे गए हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि उसके कमरे से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागती हुई गई तो देखा वो उस औरत के सीने पर सर रखकर रो रही थी, जबकि औरत का सर एक तरफ को ढलका हुआ था और उसकी आंखें पथराई हुई थीं, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने शिजा को बड़ी मुश्किल से संभाला। औरत का वजूद मुरझा गया था,
लग रहा था उसकी ज़िंदगी की सांसें पूरी हो चुकी हैं। मैंने नासिर को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया। इन्होंने मुझे सख्ती से हिदायत की कि मैं किसी से इस बात का जिक्र ना करूं और ना ही शिजा को चीखने चिल्लाने दूं, बल्कि उसे भी सब्र की तलकीन करूं। मुझे हैरत हुई कि नासिर इस औरत की वफ़ात का सुनकर भी इस कदर नॉर्मल हैं। बहरहाल मैंने शिजा को नॉर्मल रहने का कहा। थोड़ी देर के बाद नासिर आ गए। उनके साथ 2-3 लोग थे। इन लोगों ने इस औरत को उठाया और नासिर उस औरत को अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। शिजा रोती रह गई। जब वो ना संभल रही थी तो नासिर ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मुझे शिजा पर बहुत तरस आ रहा था। लगता था कि इस औरत से शिजा का गहरा दिली रिश्ता है। मेरा भी दिल अजीब सा हो रहा था। मेरी कैफियत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, 3 दिन में लहू नहीं। 3 दिन से घर की फ़िज़ा अजीब सी थी। थोड़ी देर के बाद आकर शिजा का दरवाज़ा खोला। वो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तुम और नासिर मुझे कुछ भी नहीं बताते। बताओ तो सही, ये औरत कौन थी? तब शिजा ने मुझे रो रो कर बताया कि इस औरत से उसका गहरा रिश्ता था और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ थी। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि नासिर ने तो मुझसे कहा था उनकी पहली बीवी फौत हो गई है। इस बात का मेरे दिल में बहुत दुख था कि नासिर ने मुझसे झूठ कहा है। खैर, उस वक्त शिजा को तसल्ली देना ज़्यादा अहम था। शाम तक वो संभल गई थी, मगर उसकी आंखों के नीचे रो रो कर हल्के पड़ चुके थे। नासिर आए तो मैं उनके सर हो गई कि आपने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। बोले, मैं छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मसला ये है कि मैं उस औरत से नफ़रत करता हूँ जिसने मेरी बेटी तक का ख्याल न किया और अपनी शादी के कुछ अरसे बाद ही वापस अपनी रविश पर चली गई। तुम जानती हो महरीन, नासिर ने आंखों में नमी भर कर कहा, मैंने उस औरत को इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, क्या नहीं दिया था मैंने उसे। दुनिया भर की दौलत उसके पाँव में रख दी, मगर वो अपनी रविश से बास नहीं आई। मैंने उसे इज़्ज़त दी थी, उससे शादी की थी, उससे एक बेटी भी पैदा हुई, मगर वो बड़ी बदबख्त औरत थी। उसने अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया, बल्कि उसे भी अपनी रविश पर चलाना चाहा। मेरी बेटी दिल की हसास है। अपनी माँ की कमी की वजह से ये हमेशा अपनी माँ का खोज लगाती रही। खुदा जाने किस कमबख्त नौकर ने इसे बता दिया कि उसकी माँ का ताल्लुक़ बाज़ारे हुस्न से था। तब ये एक आदमी की मिन्नत करने लगी और इसके ज़रिए अपनी माँ तक पहुँचने की कोशिश करती। बिलाखिर एक दिन इसे किसी ने बता दिया कि इसकी माँ फलां जगह रहती है। ये उससे मिलने वहाँ चली गई। खुदा का शुक्र कि तुमने बता दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शिजा अपनी माँ से मिलकर रो रही थी। मैं इसे ज़बरदस्ती वहाँ से लाया। ना आ रही थी तो उस बदबख्त को भी साथ ले आया जिसने हम दोनों बाप बेटी को बर्बाद किया था। मैं समझता हूँ कि इस औरत की यही सज़ा थी। खुदा जाने ये किस मर्ज़ में मुब्तला थी कि एक ही दिन में इसकी मौत वाक़ हो गई। बहरहाल, अब मैं शिजा के मुंह से इस औरत का नाम नहीं सुनना चाहता और ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। नासिर ने ये कहकर मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया और मैं आज भी इसी कश्मकश में हूँ कि अपनी बेटी के दिल में अपनी जगह कैसी बनाऊँ। अब आप ही बताएं, मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए कि उसके दिल में तो अपनी माँ की मोहब्बत मौजूद है। मुझे वो अपना दुश्मन समझती है, मगर मैं उसके लिए दिन रात परेशान हूँ और उसके लिए दुआएं भी करती हूँ।